नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। जिसे दोस्ती तोड़ने में महारत हासिल हो या यूं कहें कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को तोड़ने में जिसे दक्षता हासिल हो, आखिर वह लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक की यानी केंद्र की सरकार बनने में उसका हर दांव उल्टा क्यों पड़ रहा है, यह एक बड़ा सवाल उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनीति के चाणक्य की। राजनीति के चाणक्य यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य के तौर पर देखा जाता है और चाणक्य की यह महारत है, चाणक्य को यह दक्षता हासिल है, चाहे वो किसी की दोस्ती तोड़ दे या राजनीतिक दलों में दो फाड़ कर दें। अब इसके उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र में शिवसेना को दो फाड़ किया, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को दो फाड़ किया। इतना ही नहीं, इसके अलावा देखें तो देश के अन्य कई क्षेत्रों में कई राजनीतिक दलों को तोड़ दिया चाणक्य ने। लेकिन चाणक्य यूपी के दो लड़कों की जोड़ी को नहीं तोड़ पाए। हालांकि इसके पहले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को तोड़ने में चाणक्य को अपनी कामयाबी मिली, यानी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ नहीं आ सके लोकसभा चुनाव में। यह चाणक्य की अपनी दक्षता रही। भले ही चाहे मायावती को यानी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को जेल जाने का खौफ दिखाया गया हो या कोई और वजह रही हो, लेकिन जो हालात रहे वह बड़ी कोशिश के बावजूद मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मायावती नहीं गई। तो यह तो दक्षता रही चाणक्य की। लेकिन चाणक्य ने जिस तरह से यूपी के दो लड़कों की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की और उसे नहीं तोड़ पाए, यह चाणक्य की एक बड़ी विफलता रही। अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, यानी 400 से अधिक सीटें पाने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही थी। लेकिन उसे अपने इस लक्ष्य को लेकर कोई कामयाबी नहीं मिली, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य के सामने औंधे मुंह गिरी। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 240 लोकसभा की सीटें मिली। अब सरकार बनाने के लिए उसे किसी न किसी के सामने झोली फैलाना था, तो झोली फैलाई भारतीय जनता पार्टी ने साउथ के यानी दक्षिण भारत के तेलुगु देशम पार्टी से। आंध्र प्रदेश की यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसी तरह से बिहार की एक पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सामने भारतीय जनता पार्टी ने झोली फैलाई और एनडीए में शामिल किया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के 16 सांसद चुने गए, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू की पार्टी के 12 सांसद चुने गए। इस तरह से करीब 28 सांसदों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला सरकार बनाने में। अब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का जो कुनबा है यानी एनडीए है, उसकी सीटों की संख्या लोकसभा में 293 पहुंची। इस तरह से मोदी सरकार बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन सरकार यानी मोदी सरकार या यूं कहें कि एनडीए सरकार पूरी की पूरी बैसाखी पर टिकी है। लेकिन तोड़फोड़ में दक्षता रखने वाली और महारत रखने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर चुप कैसे बैठ सकती थी। अंतोगत्वा यह हुआ कि जनता दल यूनाइटेड पर कब्जा करने की कोशिश की गई। कब्जा करने की कोशिश ही नहीं की गई, बल्कि कब्जा कर भी लिया गया। और संजय झा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पॉलिटिकल नर्सरी से निकले नेता हैं, वह जनता दल यूनाइटेड में यानी नीतीश बाबू के साथ में है। अब उनको नीतीश बाबू की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरह से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अंतोगत्वा चाणक्य या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू की पार्टी पर अपना कब्जा कर लिया है।
अब जब भारतीय जनता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा हो गया है तो अब यह लाजमी है और साफ तौर पर कहा भी जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड किसी भी हालत में अब एनडीए छोड़कर नहीं जाएगा। या यूं भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को जनता दल यूनाइटेड का समर्थन अनवरत मिलता रहेगा, क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल नर्सरी से निकले संजय झा जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लिहाजा अब समर्थन वापसी का भाजपा से कोई सवाल नहीं उठता है। अब वैसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक दल तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू खड़े हैं, एक बड़ी चुनौती के रूप में। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए और दिल्ली दरबार की धड़कनें बढ़ाकर चले गए। अब दिल्ली दरबार की धड़कनें चंद्रबाबू नायडू ने कैसे बढ़ाई, यह आइए समझते हैं और देखते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत देकर गए हैं चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को कितनी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी परेशानी और उनकी धड़कनें किस प्रकार बढ़ाकर गए हैं, इसको आइए समझते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आकर दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की, शिवराज चौहान से मुलाकात की, पीयूष गोयल से मुलाकात की। इसके अलावा भी चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिले। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह से भी चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। अब चंद्रबाबू नायडू ने इस मुलाकात में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त यानी लिस्ट थमा दी, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि जो मांगे चंद्रबाबू नायडू ने रखी हैं उनको पूरा करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है मोदी सरकार को, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की मांग कोई लाखों करोड़ की नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू की मांग अरबों खरबों की है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को देश का एक बेहद सुपर यानी बेहतरीन राज्य बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या यूं कहें कि मोदी सरकार से बड़ा विशेष पैकेज मांगा है। अब इस विशेष पैकेज को देने में भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी को पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार एक पैकेज विशेष तो दे ही आंध्र प्रदेश को, इतना ही नहीं जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के वह भी सभी अपनी अपनी योजनाएं आंध्र प्रदेश के लिए विशेष बनाएं। कुल मिलाकर के चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए यानी बेहतरीन विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा मांगा है। इतना ही नहीं, अमरावती को राजधानी आंध्र प्रदेश के बनाने के लिए एक विशेष पैकेज में प्रावधान किया गया है कि भाई हमें विशेष पैकेज दीजिए जिससे अमरावती को विश्व स्तरीय राजधानी बना सके आंध्र प्रदेश। इतना ही नहीं, हैदराबाद को भी चंद्रबाबू नायडू आईटी सिटी बनाना चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू। अब यह जो विशेष पैकेज मांगा है चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से, उसने भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि यह पैकेज लाखों करोड़ का नहीं है बल्कि अरबों का है। अब इससे चंद्रबाबू नायडू के दोनों हाथों में लड्डू आ गए कि यदि भारत सरकार यानी मोदी सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देती है तो आंध्र प्रदेश का बेहतर विकास होगा, जिससे चंद्रबाबू नायडू क्षेत्रीय राजनीति में एक ताकतवर बड़े नेता के रूप में उभरेंगे और वह यानी आंध्र प्रदेश के विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी कर देंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश का विश्व स्तरीय विकास चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक कद को और बढ़ा देगा। तो ऐसे में आंध्र प्रदेश का विपक्ष कहीं कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेगा और चंद्रबाबू नायडू का आंध्र प्रदेश में लंबे समय तक एक छत्र राज रहेगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की आवाम को, जनता को, मतदाताओं को एक बड़ा संदेश दे सकते हैं कि यदि चंद्रबाबू नायडू यानी तेलुगु देशम पार्टी ने भारत सरकार को यानी मोदी सरकार को समर्थन दिया है
तो बदले में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए बड़ी योजनाएं भी लाए हैं। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश का विपक्ष और आंध्र प्रदेश की जनता तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू पर कोई बड़ा गंभीर आरोप नहीं लगा पाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज मांगा है और इस विशेष पैकेज से आंध्र प्रदेश विश्व स्तरीय स्टेट के रूप में उभर सकता है। तो इस तरह से केंद्र सरकार से जो योजनाएं मिलेंगी चंद्रबाबू नायडू को, उससे आंध्र प्रदेश का विकास होगा। तो आंध्र प्रदेश के विकास के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक कद आंध्र प्रदेश में और अधिक बड़ा हो जाएगा। अब इससे यह भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार से विशेष पैकेज आंध्र के लिए मांगा, लेकिन यदि विशेष पैकेज आंध्र प्रदेश को भाजपा सरकार से या मोदी सरकार से नहीं मिलता है तो चंद्रबाबू नायडू अपने समर्थन वापसी की घोषणा भी कर सकते हैं और इसी के साथ वह इंडी अलायंस यानी अपोजिशन अलायंस से भी बातचीत कर सकते हैं कि यदि वह आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज दे तो वह अपोजिशन अलायंस के साथ भी जा सकते हैं। एनडीए सरकार में जनता दल यूनाइटेड सहयोगी है तो तेलुगु देशम पार्टी भी सहयोगी है। तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद चुनकर संसद पहुंचे हैं। इस तरह से तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के 28 सांसद हैं। अब यदि तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से अपना समर्थन वापस भी ले लेती है तो भी मोदी सरकार के लिए कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि 16 सांसद हैं तेलुगु देशम पार्टी के और 293 क्षमता है एनडीए की। तो ऐसे में यदि तेलुगु देशम पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है तो भी एनडीए के पास 277 का आंकड़ा रहेगा, जबकि 272 से अधिक सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में मोदी सरकार को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड फिलहाल अपना समर्थन वापस लेते नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस पर ऐसी शतरंज की बिसात बिछ गई है जिससे निकल पाना अब नीतीश बाबू के लिए बेहद मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में नीतीश बाबू यानी जनता दल यूनाइटेड का समर्थन एनडीए को जारी रहेगा, लेकिन राजनीतिक हालात कब किस कदर बदल जाएं कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो फिलहाल तो देश की मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं दिख रहा है, भले ही तेलुगु देशम पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हालात दिख रहे हैं कि चाणक्य का हर दांव अब उल्टा पड़ रहा है। दोस्ती तोड़ने में महारत रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी अमित शाह का यूपी में हर दांव उल्टा पड़ा। अब एक बार फिर कोशिश जारी है कि यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी को तोड़ा जाए, लेकिन फिलहाल इतना आसान नहीं दिख रहा है। यानी यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन दोनों नेताओं को तोड़ना बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं ने एक बार फिर बाई इलेक्शन में साथ साथ उतरने का फैसला किया है। यूपी की 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, जिसके लिए अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर साथ साथ यूपी की राजनीति में नजर आएंगे और यही कसक अमित शाह को बेचैन किए है और अमित शाह असहाय नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी की राजनीति में अमित शाह यानी चाणक्य का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।